हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र संतानी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। तो देखिए अभी अपना टॉपिक है फेजर डायग्राम ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर। पहले हम आइडियल ट्रांसफॉर्मर के फेजर डायग्राम की बात करेंगे और फिर प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर या रियल ट्रांसफॉर्मर के फेजर डायग्राम की हम बात करेंगे। तो जब हम आइडियल ट्रांसफॉर्मर के फेजर डायग्राम की बात करते हैं तो हमें दो तरह से हम इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे, एक तो नो लोड कंडीशन पर और दूसरा ऑन लोड कंडीशन पे या लोडेड कंडीशन पे। तो हम पहला काम कर रहे हैं फेजर डायग्राम ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर अंडर नो लोड कंडीशन। तो देखिए क्या डायग्राम बनेगा इसका, कि इसका ये बेसिक सर्किट डायग्राम जो हम बनाते आए हैं कि ये अपनी ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ये हमारे ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। यहाँ पे ये अप्लाइड वोल्टेज हमने V1 अप्लाई किया, नो लोड करंट को हम I5 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फ्लक्स जो है हमारा म्यूचुअल फ्लक्स जो कि प्राइमरी से सेकेंडरी में लिंक हो रहा है, ये स्विच हमारा S ऐसे लगा रखा है और ये लोड है। यहाँ पे जो है इसको हम लोड बोल रहे हैं, यहाँ पे प्लस माइनस V2 और ये स्विच S। यहाँ पर जो है E1 इंड्यूस्ड EMF, यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF E2, यहाँ पे वोल्टेज V2, यहाँ पे वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R1, रिएक्टेंस X1। अगर मैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहा हूँ सॉरी, तो मैं R1 X1 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वाइंडिंग का जो है R1 और R2 तो जीरो होता है, रिएक्टेंस ही होता है केवल X1 और X2। तो हम बात कर रहे हैं फेजर डायग्राम ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर अंडर नो लोड कंडीशन। तो जब मैं नो लोड की बात कर रहा हूं तो मुझे यह ध्यान रखना है कि जो स्विच एस है, इस स्विच एस को हमें क्या रखना है, ओपन रखना है, क्योंकि जैसे ही स्विच को हमने क्लोज कर दिया तब तो ये लोडेड कंडीशन हो जाएगी। यानी अगर हमारा नो लोड कंडीशन की बात कर रहे हैं, स्विच अगर हमारा एस जो है वो इस तरह से ओपन में है, तो इस I2 की करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। यानी कोई लोड करंट इसमें हमारे यहाँ पे फ्लो नहीं हो रही है। तो अगर कोई लोड करंट फ्लो नहीं हो रही है तो हम क्या कर रहे हैं कि जो प्राइमरी अप्लाइड वोल्टेज है वो V1 है, नो लोड करंट हमारा I5 है, इंड्यूस्ड EMF इन प्राइमरी इज E1, इंड्यूस्ड EMF इन सेकेंडरी इज E2, इसके अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज है वो V2 है। तो देखिए फेजर डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, फ्लक्स φm को हम एज ए रेफरेंस लेते हैं। हमने EMF की जब इक्वेशन, इंड्यूस EMF की इक्वेशन जब फाइंड आउट की थी तो आपको ध्यान होगा हमने लिखा था फ्लक्स φm वाज टेकन एज फ्लक्स φ इज टेकन एज φm साइन ऑफ ओमेगा टी, और इससे हमने EMF की इक्वेशन निकाली थी ERMS मस्ट बी इक्वल टू EM ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, जहां पे कि ये EM की वैल्यू क्या हुआ करती थी, EM मस्ट बी n फाई इंटू ओमेगा। ये हमने इंड्यूस्ड EMF की इक्वेशन निकाली थी। तो फेजर डायग्राम बनाते वक्त हम कहां से शुरुआत कर रहे हैं, इस फ्लक्स को ही हमने रेफरेंस लिया और फ्लक्स φm को हमने हॉरिजॉन्टली ड्रॉ किया। अब देखिए फ्लक्स जो φm है, यहाँ पे जो फ्लक्स जो ये लिंकेज फ्लक्स जो हो रहा है, ये जो फ्लक्स है वो जो करंट होती है, नो लोड करंट, वो इसके सेम फेज में होती है। तो मैंने क्या किया, I5 को इसके सेम फेज में ही इसी के उसमें जो है मैंने ड्रॉ कर दिया। फिर अगर फ्लक्स मेरा रेफरेंस था तो जो EMF इंड्यूस्ड होता है, अगर ये साइन ओमेगा टी था तो ये देखिए क्या था, EM साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, यानी फ्लक्स से 90 डिग्री पीछे। तो फ्लक्स से अगर 90 डिग्री पीछे बनाना है मुझे इंड्यूस्ड EMF को, तो मैंने E1 को जो है इससे 90 डिग्री पे, दैट एंगल इज 90 डिग्री, इससे 90 डिग्री पीछे जो है मैंने E1 को बना दिया। अब अगर ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो ये अगर E1 है तो E2 भी क्या होगा, हम क्या बोलेंगे, पूरा का पूरा फ्लक्स जो है वो म्यूचुअल फ्लक्स बनता है, लिंकेज फ्लक्स बनता है। तो जो EMF इंड्यूस जो होगा यहाँ पे E2, वो क्या होगा, E1 और E2 दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो E1 जो है वो E2 के बराबर और सेम फेज में रहेगा। और क्योंकि सेकेंडरी हमारे सर्किट में करंट की वैल्यू जीरो है, बिकॉज नो लोड कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, तो अगर नो लोड कंडीशन पे I2 जीरो है, यानी अगर यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है सेकेंडरी साइड पे, तो जो हमारा इंड्यूस्ड EMF है E2, वो का वही हमारा क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज या लोड वोल्टेज V2। तो ये E2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, V2 के बराबर हो गया। तो चाहे मैं E1 बोलूं, चाहे मैं E2 बोलूं, चाहे मैं V2 बोलूं, तीनों ही सेम फेज में और इनका मैग्नीट्यूड भी क्या हो गया, सेम हो गया। और फिर क्या दिख रहा है, यहां से जो अप्लाइड वोल्टेज जो है V1, वो क्या कर रहा है, इस E1 का अपोज कर रहा है, यानी V1 किसके बराबर है, V1 इज इक्वल टू माइनस E1 के बराबर है।
क्योंकि यहां से साफ साफ मुझे इस सर्किट से दिखाई दे रहा है कि ये जो अप्लाइड वोल्टेज है ये इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का अपोज कर रहा है, तो मैं V1 को किसके बराबर लिखूंगा, V1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ E1। तो अगर ये E1 ऐसा है तो इसका माइनस कैसा आएगा, ऐसे V1 इक्वल टू माइनस ऑफ E1, और ये एंगल भी क्या बनेगा 90 डिग्री। तो इस डायग्राम को मैं क्या बोलूंगा, फेजर डायग्राम ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर अंडर नो लोड कंडीशन वेयर वी हैव टेकन I2 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर मैं फिर से 1 मिनट में ब्रीफ करूं तो मैंने इसको कैसे बनाया, म्यूचुअल फ्लक्स को हमने रेफरेंस की तरह लिया, फाई एम को जो हमारा फ्लक्स है जो कि हमने लिखा था फाई एम साइन ओमेगा टी से, ये जो फ्लक्स है वो क्या है, इस नो लोड करंट के सेम फेज में है, तो नो लोड करंट को हमने क्या बनाया, सेम फेज में बना दिया। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हमने ईएमएफ इक्वेशन से देखा 90 डिग्री पीछे चलता है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 को हमने 90 डिग्री पीछे बना दिया। अगर ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो अगर ये E1 है तो ये एज इट इज इसके अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो E2 होगा, और क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो E2 जो है वो V2 के बराबर होगा। तो चाहे मैं E1 बोलूं, चाहे E2 बोलूं, चाहे V2 बोलूं, तीनों सेम फेज में और तीनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, तो E1 और E2 और V2 सारे सेम हो गए। और अप्लाइड वोल्टेज जो V1 है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के साथ में इसका अपोज कर रहा है, तो उसको हमने इसके ठीक अपोजिट में V1 इक्वल टू माइनस E1 बना दिया। दिस इज ऑल स्टोरी ऑफ फेजर डायग्राम ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर अंडर नो लोड कंडीशन। नेक्स्ट अपना है फेजर डायग्राम ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड कंडीशन। तो ऑन लोड कंडीशन के लिए देखिए वैसे ही डायग्राम बना रहा हूं, ये हमारा बेसिक डायग्राम होता है जिसमें ये हमारी ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ये ट्रांसफॉर्मर में हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई, ये अप्लाइड वोल्टेज V1, अब के प्राइमरी करंट हम बोल रहे हैं I1, इंड्यूस्ड ईएमएफ E1, यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ E2, सेकेंडरी साइड पे जो स्विच ऐसे लगा के मैंने यहाँ पे इस लोड को कनेक्ट कर दिया, इस लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज V2। अब इस स्विच को क्या करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑन लोड कंडीशन, तो दिस एस मस्ट बी क्लोज्ड। इफ एस मस्ट बी क्लोज्ड तो इसमें अब क्या होगा, I2 करंट जो है वो ऐसे लोड में फ्लो होने लग जाएगा। ये जो है आपका म्यूचुअल फ्लक्स फाई एम है जो कि प्राइमरी से सेकेंडरी में लिंक हो रहा है। तो अब अगर मैं इसके बात करता हूं फेजर डायग्राम की, तो देखिए जहां से पहले शुरू किया था, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, फ्लक्स फाई एम को ही हम क्या लेंगे, रेफरेंस लेंगे। फिर I5 करंट जो नो लोड करंट थी, है ना, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही हमने इसको लोड पे लगाया, जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया, तो जो पहले करंट नो लोड पे जो करंट I5 होती थी, ठीक है, वो करंट जो है वो एज इट इज जो है इसके जो है सेम फेज में ही रहेगी। सिमिलरली जो इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 जो होता था वो क्या रहता था, इससे 90 डिग्री लैग करता था, तो ये E1 यही बराबर होता था E2 के, और ये बराबर होता था V2 के। तो ये भी हमने जो है ऐसे का ऐसा डायग्राम बना दिया। अब क्या डिफरेंस आ गया, देखिए हमने स्विच को क्लोज कर दिया, जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे सेकेंडरी में करंट यहाँ पे फ्लो होने लग जाएगी। सेकेंडरी में अगर करंट फ्लो होने लग जाएगी तो जो सेकेंडरी एमएमएफ जो होगा, सेकेंडरी एमएमएफ क्या बनेगा, I2 इंटू N2। ये सेकेंडरी एमएमएफ क्या करेगा, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का अपोज करेगा, ठीक है, एज पर लेंज लॉ। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स फाई एम का अपोज करेगा, इस वजह से ये E1 का अपोज करेगा, और इस वजह से जो है ये वोल्टेज V1 का अपोज करेगा। यानी जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू होगी तो हम ये बोलेंगे वोल्टेज V1 को कम करने की कोशिश करेगा, लेकिन वोल्टेज V1 तो कांस्टेंट है। तो वोल्टेज V1 हमारा क्योंकि कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज है, V1 इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी के बराबर होता है, जो कि इनपुट एसी सप्लाई है, वो कम नहीं हो सकता। तो जैसे ही हमने यहाँ पे लोड लगाया तो ये क्या करता है, प्राइमरी जो है एक्स्ट्रा करंट एक्सट्रैक्ट करता है। कैसे कि ये जो I1 है, I1 मस्ट बी इक्वल टू दैट I5 जो कि नो लोड करंट थी, प्लस I1 डैश। ये I1 डैश करंट और एक्सट्रैक्ट करता है इनपुट सप्लाई से। तो देखिए जैसे ही हमारा यहाँ पे क्या आया कि ये करंट आया I2, ठीक है, ये I2 और V2 के एंगल बीच का एंगल है ये θ2, और ये जो है जैसा यहाँ पे होता था V1 इक्वल टू माइनस E1, ये भी ड्रॉ कर दिया। तो ये जो I2 N2 है वो क्या करता है, ये I2 N2 जो है, ये यहां मैं ये बोलूं कि I2 N2 ना कह के मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो करंट है I1, ठीक है, ये इसने क्या किया, प्राइमरी से इसको एक्स्ट्रा करंट I1 डैश इसको एक्सट्रैक्ट करा, सच दैट अपना क्या है I1 इक्वल टू I1 डैश प्लस I5। तो ये क्या करता है कि I1 डैश N1 मस्ट बी इक्वल टू I2 इंटू N2, ये इस तरह से बिहेव करता है, क्योंकि यहाँ पे अपना क्या है, देखिए I2 और N2 नंबर ऑफ टर्न्स है, तो जो एमएमएफ है ये यहाँ पर जो है ये करंट जो है इसको अपोजिट में जो है ये करंट क्या बनेगी, I1 डैश, और ये I1 डैश और I5 का समेशन क्या है I1।
तो ये I5 और ये I1 डैश, अगर मैं इसको ऐसे इसमें ऐड करूं तो ये अपनी करंट क्या निकल के आ जाएगी, दिस करंट विल बी I1। ठीक है, तो ये I1 क्या हो जाएगा, I5 प्लस I1 डैश, इन दोनों का जो है मैंने वेक्टर एडिशन कर दिया और ये करंट जो है I1 आ गई। V1 और I1 के बीच का एंगल क्या हो गया, θ1। V2 और I2 के बीच का एंगल क्या हो गया, θ2। तो ये हमारे पास क्या निकल के आया, सेकेंडरी एमएमएफ जो था I2 N2 वो ऐसा आया कि उसने किसको इक्वेट किया, I1 डैश N1 को। अब अगर मैं इसमें सेकेंडरी करंट में जो, या मैं ये बोलूं कि I1 डैश प्लस I5 में अगर नो लोड करंट को मैं इसको नेग्लेक्ट करता हूं, I5 करंट को अगर मैं नेग्लेक्ट करता हूं तो I1 डैश किसके बराबर हो जाएगा, I1 के। तो इसमें क्या आ जाएगा, इफ I5 इज नेग्लेक्टेड, अगर I5 को नेग्लेक्ट किया तो आपका I1 डैश जो है वो क्या आ जाएगा, I1 के बराबर आ जाएगा। तो ऐसे में क्या आ जाएगा, I1 N1 इक्वल टू I2 N2, जो कि हम आइडियल केस के केस में पढ़ चुके हैं, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। ये हम आइडियल केस में जो पढ़ चुके हैं, तो वो डेरिवेशन अपना वापस से यहाँ पे जो है निकल के आ जाता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ फेजर डायग्राम ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर अंडर नो लोड कंडीशन एंड व्हेन द लोड इज, इसमें लोड हमने क्या माना है, इंडक्टिव नेचर का लोड माना है। इंडक्टिव नेचर का लोड कैसे पता लग रहा है इससे, क्योंकि हमने यहाँ पे करंट को क्या किया है, वोल्टेज से लैग करता हुआ किया है। तो जब भी इंडक्टिव नेचर यानी आरएल टाइप का लोड होगा तभी ये करंट लैग करेगा। तो दिस इज लोड व्हेन लोड इज आरएल इन नेचर। तो मैं एक बार फिर से इसको कंक्लूड कर देता हूं, फेजर डायग्राम को कैसे बनाया। म्यूचुअल फ्लक्स φm को जो है हमने रेफरेंस लिया, नो लोड करंट जो होती है I5 इसके सेम फेज में होती है। फिर हमने क्या बनाया, E1 E2 और V2, क्योंकि आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो ये E1 जो है वो E2 के बराबर होगा और ये E2 जो है वो V2 के बराबर होगा। तो ये एज इट इज बना दिया, V1 इक्वल टू माइनस E1 बना दिया, क्योंकि लोडेड कंडीशन में हमने जो लोड लिया है वो आरएल लोड है, इंडक्टिव लोड ज्यादा है, तो इसलिए करंट लैग करती हुई V2 से करंट लैग करती हुई θ2 एंगल से I2 करंट यहां पर, जैसे ही I2 करंट फ्लो हो रही है तो जो सेकेंडरी एमएमएफ है वो क्या करता है, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का अपोज करता है, इसकी वजह से ये फ्लक्स का अपोज करता है, इसकी वजह से ये प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ का अपोज करता है, और इसका मतलब है कि वोल्टेज कम करने की कोशिश करता है। वोल्टेज कम नहीं हो सकता, इसलिए प्राइमरी और ज्यादा करंट एक्सट्रैक्ट करेगी। तो जो प्राइमरी जो करंट एक्सट्रैक्ट कर रही है I1 वो क्या थी, नो लोड करंट प्लस कंपनसेटरी करंट I1 डैश, सच दैट I2 N2 मस्ट बी इक्वल टू I1 डैश N1। तो ये जो I2 N2 था वो I1 डैश N1, यानी इसके ठीक अपोजिट बनाना है I1 डैश। और कैसे बनाना है कि आपकी करंट जो है वो I5 प्लस I1 डैश, तो ये I5 है, इसमें मैंने I1 डैश को जोड़ दिया, तो ये करंट आपकी आ गई I1, और V1 और I1 के बीच का एंगल θ1 बोल दिया, V2 और I2 के बीच का एंगल θ2 बोल दिया। ये आपकी I1 डैश इक्वल टू I2 N2 हो गया, टोटल करंट I1 निकल के आ गई I5 प्लस I1 डैश के बराबर। और इसमें हमने अगर I5, क्योंकि हमारा क्या है ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, उसको अगर नेग्लेक्ट करते हैं तो I5 अगर इसमें हमने नेग्लेक्ट कर दिया तो I1 डैश I1 के बराबर हो जाएगा, यानी I1 N1 इक्वल टू I2 N2। तो इससे निकल के आ जाएगा V1 अपॉन V2 इक्वल टू I2 अपॉन I1 इक्वल टू N1 बाय N2, जो हमने टर्म्स जो है आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए हमने पूरा पहले भी डिराइव किया हुआ है। तो देखिए अभी हमने ये आरएल नेचर के लिए कहा था, जबकि लोड हमारा क्या था, इंडक्टिव वाला डोमिनेशन ज्यादा था। तो अगर इसी की जगह कैपेसिटिव आ जाएगा तो मैं इसी में आपको करके बता देता हूं कि कैपेसिटिव आ जाएगा तो देखिए क्या डिफरेंस हो जाएगा। जो करंट पहले I2 लैग कर रही थी, अब ये इंडक्टिव की जगह मैं क्या कह रहा हूं, दिस लोड इज कैपेसिटिव इन नेचर। तो अगर RC तरह का लोड हो गया तो जो करंट पहले लैग कर रही थी वो करंट अब लीड करेगी, तो ये हो जाएगा आपका I2, ये एंगल आपका हो जाएगा θ2। इससे कंपनसेटिंग करंट, इससे कंपनसेटिंग होती हुई जो वैल्यू जो निकलेगी वो क्या निकलेगी, देखिए इसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा कि ये जो है अब इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में ये I1 डैश हो जाएगा। ये करंट आपका I5 है ही, तो I5 में अब इसको ऐड करना है, तो मैं कैसे ऐड करूंगा, ये वाला कंपोनेंट उठा के सीधा का सीधा यहां रखूंगा। तो ये मैंने अगर यहां रखूंगा तो इन दोनों का जो समेशन आएगा वो कुछ यहां पे ऐसे निकलता हुआ ये I1 यहां पर आ जाएगा। तो ये V1 और I1 के बीच का एंगल ये वाला θ1 हो जाएगा, ये V2 और I2 के बीच का एंगल θ2 हो जाएगा, ये I2 N2 इक्वल टू I1 डैश N1 ऐसा बन जाएगा। और इसको हमने यहाँ पे लेके ये वाली करंट I1 बना दी और ये वाला एंगल हमने क्या बोल दिया, θ1 बन गया। तो ये हमारा किसके केस में हो गया, फॉर द कैपेसिटिव लोड। ऐसे ही अगर रजिस्टिव लोड के लिए आप खुद बना दीजिएगा, केवल क्या डिफरेंस करना पड़ेगा हमें कि उस केस में क्या हो जाएगा, θ2 0 ही हो जाएगा, है ना। तो वो आप एक बार खुद आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा।